थोड़ी देर में उसके दरवाजे पर नॉक होती है। वो दरवाजा खोलती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि ये वही लड़का होता है जो अनाथ आश्रम में उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो अपना नाम इलाई बताता है और जूवी के हाथ में एक फॉर्म पकड़ाकर कहता है कि आश्रम वालों ने उनकी एप्लीकेशन मंजूर कर लिया और मिसेज लैंग ने उसे उनका बेटा बनकर यहाँ रहने के लिए भेजा है। अब घर के अंदर आकर वो उससे चाय मांगता है, लेकिन जूवी उसकी उम्र के हिसाब से उसे गर्म दूध ला कर देती है। इसके बाद जब वो टीवी पर उसके लिए कार्टून चैनल लगाती है तो वो इसकी जगह उससे न्यूज चैनल चलवाता है। जूवी को वो लड़का बहुत अजीब लगता है और जब उसकी समझ में कुछ नहीं आता तो वो एलेक को फोन करके घर पे बुला लेती है। वो उसे बताती है कि उसने अनाथ आश्रम फोन किया था लेकिन किसी ने भी उसका फोन नहीं उठाया, इसलिए अब वो सच्चाई जानने के लिए उसे साथ लेकर अनाथ आश्रम की ओर चल देते हैं। रास्ते में इलाई एलेक से उसके बिजनेस और देश में चल रही आर्थिक मंदी के बारे में बात करने लगता है तो वो भी हैरान रह जाता है, लेकिन एक 7 साल के बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें उन दोनों को ही बहुत प्यारी लगती हैं और बड़ी मुश्किल से वो अपनी हंसी रोक पाते हैं। अब वो अनाथ आश्रम पहुंचते हैं तो एक इमरजेंसी मेडिकल वैन में किसी को ले जाया जा रहा होता है और उन्हें पता चलता है कि मिसेस लैंग अचानक बीमार पड़ गई हैं। अब अनाथ आश्रम की अकाउंटेंट जेन वो फॉर्म देखती है तो उसे ये कंप्लीट लगता है। वो उनसे इसे लेकर रख लेती है और कहती है कि मिसेस लैंग के ठीक होते ही वो उनसे कांटेक्ट करेगी, तब तक वो चाहे तो इलाई को अपने साथ रख सकते हैं। जूवी ये सुनकर खुश हो जाती है और एलेक भी उसकी बात मानकर इलाई को अपने साथ घर ले जाने लगता है, लेकिन जूवी के इस फैसले से वो ज्यादा खुश नहीं था। रास्ते में जब वो दोनों कोई बात नहीं करते तो इलाई उनकी इस खामोशी को तोड़ने के लिए कार में बज रहे गाने के साथ साथ खुद भी गाना गाने लगता है और उन दोनों से भी अपने साथ गाने के लिए कहता है। ये देखकर जूवी अपने आप को गाने से रोक नहीं पाती और उसकी खुशी के लिए एलेक को भी गाना गाना ही पड़ता है क्योंकि आज कई साल बाद वो इतनी खुश दिख रही थी। रात को जूवी इलाई का सूटकेस खोलकर देखती है तो इसमें उसका सूट और टाई बहुत ही तरीके से रखे हुए होते हैं। तभी वो बाथरूम से बाहर आकर उसे समझाने लगता है कि कौन सा टूथपेस्ट ज्यादा अच्छा रहता है। जूवी को उसके मुंह से इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर बहुत हंसी आती है और वो हंसते हुए एलेक को ये बताने लगती है, लेकिन जब वो सोने का बहाना बनाता है तो वो समझ जाती है कि एलेक इलाई को अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और फिर वो भी उदास होकर बाहर बैठ जाती है। जब इलाई उसे इतनी गहरी उदासी में देखता है तो वो किताबों की अलमारी में से एक मोटी सी किताब निकाल कर लाता है और उससे इसे पढ़कर सुनाने के लिए कहता है। जूवी इस किताब को तो नहीं, लेकिन उसे बच्चों की कहानी वाली एक किताब पढ़कर सुनाने लगती है। किताब सुनते हुए वो उससे आज रात अपने पास सोने के लिए कहता है तो वो फर्श पर उसके साथ ही सो जाती है। सुबह को जब वो उठती है तो इलाई टकटकी लगाकर उसे ही देख रहा होता है। वो उसे बताता है कि एलेक आज बहुत जल्दी काम पर चला गया है, लेकिन असल में वो कुछ लोन लेने के लिए बैंक गया होता है क्योंकि उसने पिछले 2 महीने से अपने वर्करों को उनकी सैलरी नहीं दी थी, लेकिन एलेक ने पहले ही काफी लोन ले रखा था, इसलिए बैंक उसे लोन देने से मना कर देती है। अब फैक्ट्री पहुंचकर जैसे तैसे वो अपने वर्करों को समझा तो देता है, लेकिन शर्मिंदगी और घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। घर पर इलाई जूवी से एक दरवाजे के बारे में पूछता है जो हमेशा बंद रहता था। वो उसे बताती है कि एक बेडरूम है लेकिन इसके अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अब वो दोनों पास के एक गार्डन में घूमने जाते हैं तो वहाँ भिखारी जैसा दिखने वाला एक आदमी उनसे बात करने लगता है और अपना नाम पोर्ट्स बताता है। जूवी इलाई के साथ उसकी अजीब बातें सुनकर हंसने लगती है तो वो उससे कुछ छुट्टे पैसे मांग लेता है और उसकी ओर देखते हुए एक तारीख बताता है जो होती है 15 मई 2007। ये सुनकर वो कहती है कि उसे ये सब कैसे पता है। पोर्ट्स कहता है कि उसे सब पता है क्योंकि वो यहीं आसपास घूमता रहता है। ये कहकर वो चला जाता है और जूवी हैरान से उसे देखती रह जाती है, लेकिन 15 मई 2007 को क्या हुआ था ये राज अभी राज ही रहता है। अगले दिन फैक्ट्री में सैलरी न मिलने पर एलेक के वर्कर नौकरी छोड़कर जाने लगते हैं और सिर्फ टॉम नाम का एक पुराना वर्कर ही उसके कहने पर रुकता है। इस परेशानी में एलेक ने जूवी को भी फोन करके बुला लिया था और वो इलाई को साथ लेकर यहाँ आ जाती है, लेकिन यहाँ आकर जब उसे पता लगता है कि एलेक ने उसे बिना बताए अपना मकान भी गिरवी रख दिया था तो फिर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और गुस्से में घर चली जाती है। घर पर वो इलाई से स्कूल जाने के बारे में बात करती है, लेकिन वो उससे एलेक के साथ उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करना चाहता है जो कुछ ठीक नहीं चल रही थी। जूवी उसके किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जैसे सवालों को सुनकर पहले तो हंसती है, लेकिन फिर वो उससे बताने लगती है कि वो दोनों हाई स्कूल से एक दूसरे को पसंद करते हैं और पहले वो बहुत मस्ती किया करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसे याद नहीं कि उन्होंने साथ में अच्छा वक्त कब बिताया था। अगले दिन वो इलाई को स्कूल छोड़ाती है, लेकिन वो लंच टाइम में एक टैक्सी बुक करके एलेक की फैक्ट्री पहुंच जाता है जहां उसके अलावा और कोई भी नहीं होता। एलेक उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे वापस स्कूल छोड़ने के लिए जाने लगता है। जब इलाई उसे डैड कहकर बुलाता है तो वो उसे सख्ती के साथ डैड की जगह सिर्फ एलेक कहकर बुलाने के लिए कहता है, लेकिन जाते हुए जब इलाई उसके खिलौनों की तारीफ करता है तो फिर उसका लहजा नरम पड़ जाता है क्योंकि मार्केट में तो उसके खिलौनों की कोई कदर ही नहीं थी। इसके बाद वो घर पहुंचते हैं तो उन दोनों को ही जूवी के गुस्से का सामना करना पड़ता है, लेकिन तभी एक डिलीवरी बॉय कुछ चाइनीज खाना लेकर आ जाता है। जब उन्हें पता चलता है कि ये खाना इलाई ने ऑर्डर किया था तो फिर वो दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं और इस तरह एलेक भी अब उसे पसंद करने लगता है। रात को सोने से पहले जूवी जब देखती है कि इलाई ने उस बंद पड़े बेडरूम से एक टेडी बियर निकाल लिया है तो वो इसे तुरंत उससे छीन लेती है और डांटते हुए फिर कभी भी उस रूम में न जाने की सख्त हिदायत देती है। अब आधी रात को इलाई चुपके से घर से निकलकर पास के उसी गार्डन में पहुंच जाता है और बेंच पर सोए हुए मिस्टर पोर्ट्स को उठाकर उनसे बातें करने लगता है। पोर्ट्स उससे उसकी नई फैमिली के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि वो दोनों ही उसका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन उसे रोज रोज स्कूल जाना पसंद नहीं है। पोर्ट्स उससे कहता है कि उसे थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा क्योंकि हर काम में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। उन दोनों की इन अजीब बातों के बाद अगले दिन दिखाया जाता है कि फैक्ट्री में एलेक्स से मिलने जॉन बर्न्स नाम का एक बिजनेसमैन आता है जो उसकी फैक्ट्री का माल खरीदता था, लेकिन यहाँ वो ये कहने आया था कि अब वो उसका माल नहीं खरीद सकता क्योंकि इस मंदी के दौर में उसके पुराने मॉडल वाले खिलौने बिक नहीं पा रहे हैं। वो उसे 2 ऑफर देता है कि या तो वो अपनी फैक्ट्री को उसे बेच दे या फिर कोई नया आइडिया लेकर उसके पास आए। इस बात से एलेक बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसने काफी पैसा लगाकर फैक्ट्री में खिलौनों का एक बड़ा स्टॉक जमा कर रखा था, लेकिन अगर इन खिलौनों को कोई खरीदेगा ही नहीं तो फिर वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। आज वो अपने फादर की कब्र पर जाकर उनसे माफी मांगता है क्योंकि जिस फैक्ट्री को 50 साल पहले उन्होंने अपने दम पर खड़ा किया था उसने पिछले कुछ सालों में ही उसे बर्बाद कर दिया था।
उसकी ये सारी बातें मिस्टर पोर्ट्स उसके पीछे खड़ा होकर सुन रहा होता है। वो उसके पास आकर उसे कब्र पर खिल रहे गुलाब के फूलों को दिखाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन एलेक्स समझ जाता है कि वो उसे क्या समझाना चाहता था। इसलिए वो हार मानने की बजाय एक बार फिर से इस मुसीबत से निकलने की कोशिश में लग जाता है और अब वो इलाई को भी फैक्ट्री में आने से मना नहीं करता। एक दिन वो उससे उसके ऑफिस में लगे एक पोस्टर के बारे में पूछने लगता है। एलेक्स उसे बताता है कि लेगोलैंड नाम की एक जगह है जहाँ वो कुछ साल पहले जाना चाहता था, लेकिन अभी तक उसे वहाँ जाने का टाइम ही नहीं मिल पाया। अब वो उसे अपनी फैक्ट्री में बने खिलौने दिखाने लगता है और कहता है कि किसी जमाने में ये सारे खिलौने बहुत फेमस थे, लेकिन आजकल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक खिलौने आने से उनके खिलौनों की डिमांड कम हो गई है। इलाई कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते और उनका क्रेज ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। एलेक्स इस बात से खुश होकर उसे उसकी पसंद की एक रशियन डॉल दे देता है, जिसके अंदर 5 और डॉल होती हैं। अगले दिन इलाई ज़ूवी से झूठ बोलता है कि एलेक आज उन्हें कहीं घुमाने ले जाने वाला है और वो उसे साथ लेकर फैक्ट्री पहुंच जाता है। फैक्ट्री में एलेक उन्हें ऑफिस की डेस्क पर सोता हुआ मिलता है, इसलिए आज वो काम का बहाना भी नहीं बना पाता और उसे उनके साथ जाना ही पड़ता है। लेकिन इलाई अभी तक उन्हें ये नहीं बताता कि वो जा कहाँ रहे हैं। वो ऑनलाइन मैप से देखकर रास्ता बताता रहता है, लेकिन एक जगह पहुंचकर उन्हें एहसास हो जाता है कि वो उन्हें कहीं और नहीं बल्कि लेगोलैंड लेकर आया है, जिसके बारे में कल एलेक ने उसे बताया था। अंदर पहुंचकर सबसे पहले इलाई छोटी ट्रेन की सवारी करता है और जोर देकर उन दोनों को भी अपने साथ बिठा लेता है। पहले तो एलेक ऐसे दिखाता है जैसे यहाँ आकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन वो कब तक अपने आप को रोक कर रखता। वो उनके साथ स्कूटर की रेस लगाते हुए जोर से चिल्लाता है और रेस के बाद जब इलाई को उसका मिनी ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो फिर वो भी बच्चों की तरह अपना और ज़ूवी का ड्राइविंग लाइसेंस मांगने लगता है। अब इलाई के साथ काफी मस्ती करने के बाद वो आइसक्रीम खाते हुए ज़ूवी के साथ भी मस्ती करता है। आखिर में वो सब रोलर स्केटिंग करते हैं, जो एलेक और ज़ूवी ने शादी से पहले अपनी पहली मुलाकात पर की थी। इसके बाद वो घर आ जाते हैं तो इलाई आज एलेक से उसे कहानी सुनाने के लिए कहता है। आज एलेक भी एक अच्छे फादर की तरह उसे बहुत ही दिलचस्पी के साथ कहानी सुनाता है और इसके बाद वो ज़ूवी के पास चला जाता है। इलाई आज उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखकर बहुत खुश होता है। अगले दिन सुबह को वो जल्दी उठकर पियानो पर एक धुन बजाने लगता है, जो वहीं एक पेपर पर लिखी हुई थी। इस धुन को सुनकर एलेक और ज़ूवी जल्दी से नीचे आते हैं, जैसे उन्हें किसी और के वहाँ होने की उम्मीद हो। इलाई के पूछने पर ज़ूवी कहती है कि ये धुन एलेक उनके बेटे को सिखाया करता था। उनका बेटा? इलाई हैरान होकर उनकी ओर देखने लगता है और आज वो उसे सब कुछ बताने का फैसला कर लेते हैं। ज़ूवी अब एक फोटो एल्बम खोलकर उसे अपने बेटे सैमुअल के बारे में बताने लगती है और कहती है कि आज वो उसके जितना ही बड़ा होता। अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए वो उसे सैमुअल के पहले फुटबॉल मैच और उसकी फेवरेट आइसक्रीम के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो उसका एंजल था, उसकी पूरी दुनिया बसती थी उसमें। बोलते हुए उसकी आवाज भारी होने लगती है। इसके बाद वो उसे उस रूम में ले जाती है जिसे वो हमेशा बंद रखती थी। ये सैमुअल का बेडरूम था, जो आज भी उन्होंने वैसे का वैसा ही रखा था। इलाई उससे पूछता है कि हुआ क्या था। ज़ूवी खिड़की से नीचे देखते हुए बताने लगती है कि 2 साल पहले जब वो अपना फुटबॉल मैच खेलकर उसके साथ घर वापस आ रहा था तो एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उन दोनों की जिंदगी बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही। अब वो उसे अपने साथ सैमुअल की कब्र पर ले जाते हैं। एलेक के हाथ में वही टेडी बियर होता है जिसकी वजह से ज़ूवी ने एक दिन इलाई को डांटा था। वो कहता है कि सैमुअल रोज रात को इसे अपने साथ लेकर सोता था और उसे आज भी रोज सुबह उठकर ऐसा लगता है जैसे वो उसी कमरे में हो। ये बताते हुए एलेक टूट जाता है और रोते हुए कहता है कि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके दिल में एक बड़ा सा छेद बन गया हो, जो कभी नहीं भर सकेगा। इस तरह एलेक और ज़ूवी पिछले 2 साल से जो दर्द अपने दिल में दबाकर जी रहे थे, वो आंसुओं के साथ आज बाहर आ जाता है और दोनों एक दूसरे के गले लगकर काफी देर तक रोते रहते हैं। उनसे थोड़ी ही दूरी पर मिस्टर पोर्ट्स भी खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। अब घर पर ज़ूवी एलेक से कहती है कि उन्हें अब इस कमरे की सफाई कर देनी चाहिए। एलेक भी एक गहरी सांस लेकर इसके लिए हामी भर देता है। रात को वो गार्डन में जाता है और जुगनुओं को देखता हुआ मिस्टर पोर्ट्स के पास पहुंच जाता है। एलेक उसे पहचान लेता है और आज वो उससे अच्छी तरह मिलकर बातें करने लगता है। मिस्टर पोर्ट्स आज उससे पूछता है कि क्या वो ईश्वर में विश्वास करता है। एलेक कहता है कि वो उसमें कैसे विश्वास रख सकता है जो जिंदगी को बर्बाद करता है। पोर्ट्स कहता है कि शायद ये कोई इम्तिहान हो। फिर वो कुछ सोचकर कहता है कि इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो हमेशा अतीत में जीते हैं और भविष्य की चिंता करते रहते हैं। वो कहता है कि यादों की भी जिंदगी में अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन खुश रहने के लिए अपने वर्तमान से जुड़कर उसी में जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। मिस्टर पोर्ट्स की इन बातों का एलेक के ऊपर गहरा असर होता है और अगले दिन नाश्ते की टेबल पर भी वो उसका ही जिक्र करने लगता है। इलाई अपनी रशियन डॉल को खोलते और बंद करते हुए कहता है कि मिस्टर पोर्ट्स एक मिस्ट्री बॉक्स की तरह है, जिसके अंदर क्या है किसी को कुछ नहीं पता। अचानक उसकी ये बात सुनकर एलेक की आंखें चमक जाती हैं और वो कहता है कि उसके दिमाग में एक नया आइडिया है। अब वो तुरंत इलाई के साथ फैक्ट्री पहुंचकर एक नया डिजाइन तैयार करने में लग जाता है। डिजाइन बनाकर हर बार वो इलाई को दिखाता है, लेकिन वो उसके कई डिजाइन फेल कर देता है। फिर भी एलेक लगातार कोशिश करता रहता है और आखिर में एक डिजाइन इलाई को पसंद आ जाता है। इसके बाद एलेक उस डिजाइन से एक लकड़ी का बॉक्स तैयार करता है और वो इसमें अपनी फैक्ट्री के 5 अलग अलग तरह के खिलौने पैक कर देता है। अब एलेक जॉन बर्न समेत खिलौना इंडस्ट्री के कुछ बिजनेसमैन लोगों को फोन करके कहता है कि वो उन्हें अपना एक नया प्रोडक्ट दिखाना चाहता है। अब वक्त आता है प्रेजेंटेशन का, जिसमें उसका सबसे पुराना वर्कर टॉम भी उसका साथ देने के लिए आ जाता है। लेकिन एलेक अपनी जगह इलाई को प्रेजेंटेशन के लिए अंदर भेजता है और खुद बाहर खड़ा होकर ये सब देखने लगता है। अब एक 7 साल के बच्चे को देखकर सारे बिजनेसमैन हंसने लगते हैं और उन्हें ये कोई मजाक लगता है। लेकिन इलाई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें बताता है कि वो एलेक के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ प्रेजेंटेशन देने आया है। ये कहकर वो उस बॉक्स के ऊपर से पर्दा हटा देता है, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क के निशान के साथ मिस्ट्री बॉक्स लिखा होता है। उनमें से सबसे पहले जॉन बर्नस से पूछता है कि इसके अंदर कौन से खिलौने हैं। इलाई कहता है कि अगर उसने ये बता दिया तो फिर इसे मिस्ट्री बॉक्स कौन कहेगा। जॉन को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन एक दूसरा बिजनेसमैन इलाई का पॉइंट समझ जाता है और कहता है कि लोग इसके अंदर के खिलौनों को जाने बिना इसे खरीदेंगे, क्योंकि मिस्ट्री सबको पसंद है। वो कहता है कि आधे से ज्यादा एक्साइटमेंट और खुशी तो उन्हें इसे खरीदने और खोलने में ही मिल जाएगी। उसकी ये बात सुनकर एक जापानी बिजनेसमैन वहीं पर 20,000 बॉक्स का ऑर्डर दे देता है और फिर एक एक कर सभी अपना अपना ऑर्डर